बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडेक्स नंबर्स का ना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था कि इसको किस तरह से साथ लेके चलना है। लेकिन इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं खुद आप लोगों को सॉल्व करवाना पसंद करूंगा। अच्छा, इसमें से हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें इधर। company wishes to construct a weighted index of price relatives for three commodities L, M and N using year 1 as a base year। ये ना भी बताएं तो हम लोगों ने ईयर 3 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है और जो इसका प्रीवियस ईयर होता है उसको बेस ईयर ही कंसीडर किया जाता है। फिर कहते हैं weights are to be reflected total expenditure on each commodity in the base year। relevant information is as follows। इवन के ऊपर की कोई बातें मुझे ना भी बताई जाए और सिर्फ ये टेबल दे दिया जाए तब भी मैं यही अज्यूम करूंगा कि मैंने कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। देखें भाई, जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि आप लोगों ने लेफ्ट पेयर फाइंड करना है, पास्चर फाइंड करना है, फिशर फाइंड करना है। जरूरी नहीं है आपको बताया जाए, आपका डाटा बोल रहा होता है कि भाई इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होना है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, ईयर वन की क्वांटिटी गिवन, तो बेसिकली ये ईयर 1 बेस ईयर है, तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी है मेरे पास, ये क्यू नॉट है मेरे पास। प्राइस ऑफ ईयर 1, तो ये मेरे पास पी नॉट है। और ईयर 3 की प्राइसेस गिवन है, तो ये मेरे पास पी एन है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? लेकिन उसने कहा कि ये प्राइसेस नहीं है एज सच। बेसिकली आपने ईयर 1 की प्राइसेस की ये परसेंटेजेस लेनी है, तो आपके पास पी एन बन जाएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2%, तो मतलब 2 का 2% से आपने इंक्रीज कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यू बन जानी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 102% इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.04। तो आपने 1 और 2 नहीं ले लेना, यहाँ पे यही इशू था कि बच्चे 1 और 2 ले लेते हैं, जबकि आपने उसकी बेस ईयर की प्राइस को 1 और 2% लेना था। तो वह वैल्यू आपके पास आ रही थी 2.04। इसी तरह से 5 का 90% अगर हम लोग चार्ज करें तो ये 4.5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और 8 का 98% चार्ज करें 7.84। तो ये है मेरे पास करंट ईयर की प्राइसेस। आपको क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब बेटा हम लोगों ने डिसाइड करना है कि मैंने इंडेक्स नंबर कौन सा फाइंड करना है। भाई जो भी इंडेक्स नंबर, क्या मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करूं या मैं प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करूं? तो क्वांटिटी इंडेक्स के लिए आपको नहीं लगता कि क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्वांटिटी इंडेक्स क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। आपके पास क्यू नॉट तो है, लेकिन क्या क्यू एन है? तो आप क्वांटिटी इंडेक्स नहीं फाइंड कर सकते। आपके पास प्राइसेस बेस ईयर की भी गिवन है, करंट ईयर की भी गिवन है, आप प्राइस इंडेक्स फाइंड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब प्राइस इंडेक्स के लिए आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? पी एन ओवर पी नॉट। लेकिन इन प्राइसेस के साथ वेटेज किसको दी गई है? क्वांटिटीज को। और अब आपने देखना है कि ये क्वांटिटीज कौन सी हैं? बेस ईयर की क्वांटिटी। तो बेस ईयर के लिए किसने कैलकुलेशन की थी? लेस्पियर। तो ये इसके ऊपर लेस्पियर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो डाटा में बताने की जरूरत नहीं थी कि फाइंड लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। डाटा खुद बता रहा था कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स के अलावा कुछ और अप्लाई होना ही नहीं है। और अगर यहीं पे मेरे पास ये क्वांटिटीज होती ईयर 3 की, क्यू एन, तो पास्ट प्राइस इंडेक्स फाइंड हो जाता। क्लियर? यहीं पे अगर मेरे पास क्वांटिटीज दोनों होती लेकिन प्राइस होती बेस ईयर की, तो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटीज दोनों होती, प्राइसेस होती करंट ईयर की, तो पास्ट क्वांटिटी इंडेक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं फिशर की, तो उसके लिए दोनों क्वांटिटीज और दोनों प्राइसेस का होना जरूरी है। गॉट इट? अच्छा, अब देखें यहां पर ये फार्मूला बन गया। अब देखिए मेरे पास तो कमोडिटीज एक से ज्यादा है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, समीशन। ये बात क्लियर हो गई, मेरे पास फार्मूला बन गया। अब भाई आप लोगों ने ये लेमैन अप्रोच नहीं अप्लाई करनी कि आप रफ वर्क लेकर बैठे, आपने पहला कॉलम बनाया पी एन क्यू नॉट, दूसरा कॉलम बनाया पी नॉट क्यू नॉट और जाके सॉल्व किया। आपने ऐसा नहीं किया, आपने उठाना है अपना कैलकुलेटर, यहां पर जाना है, आपने मॉड की प्रेस की, 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स में आए और 2 वेरिएबल्स में पहुंच गए। फ्रीक्वेंसी ऑन हो तो ऑफ कर लें, शिफ्ट सेटअप डाउन एरो 4 2। यह बात क्लियर हो गई। आपका न्यूमरेटर एक्स की वैल्यूज हो और आपका डिनोमिनेटर वाई की वैल्यूज। आप ऐसे समझें जैसे पी एन क्यू नॉट एक्स है और पी नॉट क्यू नॉट, तो आपका ये देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, समीशन एक्स वाई समीशन। तो बस हमने यही काम करना है, हमें ना अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में पी एन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना, पी एन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई। तो देखो पी एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे ये फाइंड नहीं की, मैं यूं करता 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 2%, क्या ये पी एन बन जाता, एंड बन जाता ये, एंड मल्टीप्लाइड बाय 4000 क्यू नॉट से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो खुद लिख देगा। बात क्लियर। नेक्स्ट पहुंचे तो मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 0.9 मीन्स 90% एंड मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट 8000, वैल्यू उसने खुद लिख दी 36,000। अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से इवन के राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस भी नहीं आने वाला आपके क्वेश्चन। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 4000 इज इक्वल टू, फिर आप लोग y के कॉलम में गए। अब y के कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, p नॉट q नॉट, भाई ये दोनों गिवन है, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये दोनों कॉलम्स की समझ आ गई। एसी की प्रेस हुई, शिफ्ट 1 सम में जाना है, 3 की समीशन एक्स पहले लेना है 2 नंबर से, इसको डिवाइड कर देना है, शिफ्ट 1 3 समीशन वाई 4 नंबर से इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाइड बाय एंड पे 100 कर दें 94.4। ये आपके पास लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर आ गया। फास्ट भी बिल्कुल इसी तरह से फाइंड कर लो, तो आपको कोई रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। एनी इशू, ऑल क्लियर, गुड। जी अच्छा बेटा, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ सिंगल कमोडिटी in a given period to its price in an other period is called price relative. Okay, ratio of prices of single commodity in a given period to its price in an other period is called price relative. लेकिन अगर यहाँ पे होता to its previous year, previous period, link relative. क्लियर? तो फिर वो चेन इंडेक्स मेथड यूज हो रहा है ना, तो फिर लिंक रिलेटिव। लेकिन जहां पे एन अदर पीरियड पता नहीं कौन सा, तो प्राइस रिलेटिव, जहां पे प्राइसेस की बात कर रहा था। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा जी, आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट चेन इंडेक्सेस
देखिए चेन बेस मेथड यूज करके इंडेक्स नंबर फाइंड करना ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्या हमने प्रीवियस ईयर को यूज करते हैं, लेकिन चेन इंडिसेस ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। चेन इंडिसेस फाइंड करना हो तो आपको लिंक रिलेटिव्स का पता होना चाहिए। चेन इंडिसेस फाइंड करने हो तो लिंक रिलेटिव्स का पता होना चाहिए, और चेन इंडिसेस का फार्मूला हमारे पास होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर multiplied by chain indices of previous year, शाबाश, and divided by 100। अब देखें बेटा, अगर आपसे किसी भी ईयर जैसे 2015 का चेन इंडिसेस पूछे तो ये जरूरी है कि उससे पहले वाले तमाम ईयर का मेरे पास चेन इंडिसेस मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 2015 का अगर मैंने बताना है चेन इंडिसेस, मुझे इसका लिंक रिलेटिव चाहिए, वो तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे 2014 का चेन इंडिसेस चाहिए, क्या वो है अभी? वो फाइंड करने के लिए 2013 का चेन इंडिसेस चाहिए, वो फाइंड करने के लिए 2012 का चेन इंडिसेस चाहिए, तो मुझे सबके चेन इंडिसेस फाइंड करने पड़े। बात क्लियर हुई? अच्छा, इसका चेन इंडिसेस, भाई बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 है, लेकिन अगर हमारे पास चेन बेस मेथड है तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 है। फिक्स ईयर में जो ईयर फिक्स्ड होगा उसका 100 होगा, लेकिन अगर चेन बेस मेथड है तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसका इंडेक्स नंबर 100 होगा, उसके चेन इंडिसेस भी 100 होंगे, उसका प्राइस रिलेटिव भी 100 होगा, उसके लिंक रिलेटिव्स भी 100, उनमें कोई चेंज नहीं आता। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहां पर बात करें तो भाई ये तो आएगा 100। अब नेक्स्ट के लिए जब जाएंगे तो बेटा 204 मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज सॉरी 104 था, 104 ही आ जाएगा। जब नेक्स्ट जाएंगे 110 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एरो मैं इसीलिए लगा रहा हूं, आप ये मत समझना कि शायद 104 प्रीवियस ईयर का मैंने लिंक रिलेटिव उठा लिया। ये अलग बात है कि सेकंड ईयर का लिंक रिलेटिव और उसका चेन इंडिसेस इक्वल होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जहां पर मैंने इस तरह और डिवाइडेड बाय 100 किया तो देखो वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 110 मल्टीप्लाइड बाय 104 एंड डिवाइडेड बाय 100, 114.4। अब नेक्स्ट 2014 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 107 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू 122.41। 2015 के लिए अब कैलकुलेट हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 128.53। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अच्छा, 2000 ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझते जाएं। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि बेटा परचेजिंग पावर इक्वल होनी चाहिए, मतलब आपकी रियल इनकम इक्वल होनी चाहिए। अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता रहता है ना, वो फार्मूला होता है बेस ईयर इनकम डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स सीपीआर इज इक्वल टू करंट ईयर इनकम डिवाइडेड बाय करंट ईयर सीपीआर। बेटा ये जो फार्मूला है ना, इनकम डिवाइडेड बाय सीपीआई, ये बेसिकली रियल इनकम का फार्मूला है, जिसे डिप्लेटेड इनकम भी कहते रहते हैं। तो हमने कहा कि ये रियल इनकम हर साल की इक्वल होनी चाहिए, उसके लिए ये फार्मूला बनता है। अब देखें, इसमें से कोई सी 3 चीजें आपको बता दी जाएंगी और 4th वन आपसे पूछ ली जाएगी। जैसा कि कहते हैं 2008 की जो 18 की जो इनकम है वो 120 है और इसका सीपीआई 240 है। 2015 बेस ईयर है और बताओ कि उसकी अर्निंग कितनी होगी।
अब देखें 2015 बेस ईयर, उसकी अर्निंग मुझसे पूछ ली, करंट ईयर की अर्निंग मुझे बता दी और इसके सीपीआई की वैल्यू मुझे बता दी और कहते हैं एक्स क्या होगा, जबकि बेस ईयर सीपीआई तो मुझे बताया ही नहीं। तो बेटा जब उसने कह दिया कि ये बेस ईयर है तो बेस ईयर का सीपीआई कितना कंसीडर करना है, बस ये ट्विस्ट था इसमें कि बेस ईयर का फिर सीपीआई 100 है। अब आप इजीली जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x बाय 100 is equal to 120,000 divided by 240 and the answer is, तो ये 50,000 इसका आंसर। क्लियर क्लियर। अच्छा बेटा इसमें एक और पॉइंट रह गया था कि लेस पेयर पास्चे फिशर। मैंने आपसे कहा था कि लेस पेयर को बेस ईयर इंडेक्स, पास्चे को करंट ईयर इंडेक्स और फिशर को आइडियल इंडेक्स कहा जाता है। साथ में फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पास्चे। तो हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि फिशर के इंडेक्स का स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ लेस पेयर एंड पास्चे इंडेक्स नंबर। क्लियर, यूं कहा जा सकता है इसको। बेटा यहां पे देखें लेस पेयर बेस ईयर के मुताबिक जाके कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पे प्राइसेस कुछ और होती है। पास्चे करंट ईयर को मद्देनजर रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं, करंट ईयर की प्राइसेस कुछ और होती है। तो हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं ना तो बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बेटा हमें अगर थर्मो वो है टेम्परेचर है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे, थर्मामीटर। क्या बीपी ऑपरेटर से मैं अपना टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ? ब्लड प्रेशर का इशू है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बीपी ऑपरेटर जो होगा वो हम लोग जाके यूज करेंगे। ऐसे ही है ना, हर चीज की मेजरमेंट के लिए अलग से ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो बेटा इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के लिए आपसे पूछा जाए तो आप लोगों के पास इंडेक्स नंबर, आपसे पूछा जा सकता है इंडेक्स नंबर इज अ बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन, मोस्टली इन्फ्लेशन। अब ये अलग बात है बेटा, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस के डिफ्लेशन हो। आपने अपनी जिंदगी में डिफ्लेशन देखी है? नहीं नहीं हो सकती है लेकिन इन एक्चुअल नहीं होती। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहाँ पर बेसिकली हमें पेट्रोल मिल रहा था 180 रुपीज पर लीटर। मैंने कहा था, अच्छा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ना इसको 200 रुपीज पर लीटर करते हैं। उन्होंने समरी भेजी पॉलिटिशियंस के पास। पॉलिटिशियंस ने कहा क्या पागल हो गए हो, बेवकूफ हो गए हो, 20 रुपीज लीटर बढ़ाओगे, चलो इसको 50 रुपए बढ़ाओ, 230 हो। गॉट इट। अवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अवाम शोर उस टाइम भी मचाती जब 20 रुपए बढ़ता। ओके, उन्होंने कहा शोर उन्होंने उतना ही मचाना है, 20 रुपए पर भी 50 रुपए पर भी। उन्होंने कहा 50 रुपए बढ़ाओ, उन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिए। इन्फ्लेशन हो गई। हाँ, फिर अवाम बाहर निकल आई, वजीर आजम साहब आए, हौसला रखो हौसला रखो, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। ओए 10 रुपए नीचे करो इसे, पेट्रोल 220 हो गया। जिन्होंने पेट्रोल बेचना था वो भी कुछ क्या क्या कमाल चलाक बंदा निकला। अवाम ठंडी पड़ गई, कहते हैं डिफ्लेशन हो गई है, कहते हैं डिफ्लेशन। और वजीर आजम साहब ने कहा ओए एक्स्ट्रा 20 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करवा दी। मजे, 5 साल तक मजे, तुम्हारा कुछ हो ना हो वजीर आजम का बहुत कुछ बन चुका है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स ऐसे हो। तो इसको बेटा हम लोग डिफ्लेशन नहीं कहते, ये कोई डिफ्लेशन नहीं है कि हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन हो गई है, ये इन्फ्लेशन ही है। क्लियर। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी डिफ्लेशन नहीं देखी, तो आप लोगों ने कहा देखी होगी, नहीं हो रही डिफ्लेशन। तो इसलिए बेटा इंडेक्स नंबर हमेशा इंक्रीज इन प्राइसेस को जनरली देखता होता है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है।
ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा अब सुनिएगा बेटा, जब यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट ईयर्स को स्टडी कर रहे हैं और हमने कहा इंडेक्स नंबर बेसिकली इन्फ्लेशन का बैरोमीटर है, तो इनमें से एक इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करके बताता है और दूसरा इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करके बताता है, तो भाई आपसे ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अंडरस्टेट कौन करता है और ओवरस्टेट कौन करता है। तो आपने सिंपली याद रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू फास्ट अंडरस्टेट, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि लेस पेयर इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। ये बात समझ आ गई? और आपने सिंपल पंजाब यूनिवर्सिटी याद रखी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, बेसिकली फास्ट अंडरस्टेट। ये बात कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? अब इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कंफर्म 2 नंबर है। बात क्लियर हो गई? अब बेटा मेरे ख्याल से तो इस टॉपिक के लिए इतना टाइम बहुत था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। भाई आपका ये जो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है ना, ये कैलकुलेटर से भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों को फार्मूलाज भी पता होने का। आप लोगों के साथ फार्मूला शीट शेयर हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी। अच्छा, और आपने वो एक नजर जरूर देखनी है, उससे आप लोगों की काफी हेल्प होने वाली है। दूसरी बात है, जब तक आपको फार्मूलाज मतलब मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि रिग्रेशन कोरिलेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है तो सारे ही कर लोगे तुम, फार्मूलाज ना देखो, नहीं, ये बात गलत है। ये फिर आपको लोगों को धोखा देने वाली बात है। तो बगैर फार्मूलाज के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप लोगों को फार्मूलाज का पता होना जरूरी है। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में बेटा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा फार्मूलाज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपने इसको स्किप करके नहीं जाना। आप इसको सिर्फ इस वजह से ना स्किप कर लेना कि इसमें फार्मूलाज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। तो आप लोग अगर एक नजर देख लोगे तो आपको तमाम बातें समझ आ जाएंगी। जैसा कि बेटा यहाँ पे कह रहा है द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फॉर अ सैंपल ऑफ 8 पेयर, तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ पेयर्स की समझ आ गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की समझ आ गई कि टोटल 8 है हमारे पास, और साथ में कहता है पेयर ऑफ वैल्यूज वर डिटरमिन्ड एट, तो हमें दोनों रिग्रेशन लाइंस बनाकर दे दी, y on x एंड x on y, दोनों रिग्रेशन लाइंस गिवन। कहते हैं द फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। भाई इसी एक क्वेश्चन से, इसी एक डाटा से मैं हजारों रिक्वायरमेंट्स बना सकता हूं, इसी एक डाटा से। अब देखें, सबसे पहली बात, भाई आपसे उसने क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ डेटा, वो आपसे कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पूछ सकता था, वो आपसे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी पूछ सकता था, रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y। लेकिन आप ये सोचो कि उसने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछ करना बेसिकली ये सब कुछ पूछ लिया है, क्योंकि आप कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक कि आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ना हो। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता रहता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है। ये बात आपने अब याद रखनी है। तो साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये देखें कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मैं इसको COD लिख रहा हूं तो समझ लीजिएगा, और साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिनोट किया जाता है B से, और ये 2 किस्म का होता है। ये अगर y on x हो तो BY(x) मल्टीप्लाइड बाय BXY। बेसिकली अब अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो शायद ये मेरे लिए 15 सेकंड्स की बात थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ इनसे रेलेवेंट जितने भी फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स हैं
वो मैं आप लोगों के साथ जरा डिस्कस करता रहूं ताकि एक अच्छी रिवीजन कंप्लीट कर सकें हम लोग। अब यहीं पे देखें भाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक में मेरे पास आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा बेटा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमेशा सेम साइन के साथ होते हैं। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, इनके साइन चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं कि सपोज दोनों नेगेटिव हैं और मैं कैलकुलेटर को बता दूं, कैलकुलेटर ने मुझे आंसर पॉजिटिव करना है आपका, लेकिन आपने याद रखना है कि जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का होगा वही साइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होता है। कि अगर वो पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, वो नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर है। क्लियर? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो मेरे पास आर की रेंज होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है वो -1 टू +1 होती है। जो आर की मेरे पास रेंज आएगी वो -1 टू +1 इसके दरमियान होती है, जबकि आर स्क्वायर की जो हमारे पास रेंज होती है वो 0 टू 1 होती है। ये बात याद रखिएगा, थ्योरेटिकली आपसे बातें पूछी जाती। तो क्या मैं ये कह दूं अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन फाइंड करना है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। क्लियर? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। बात क्लियर हो गई? तो अब हम लोग देखेंगे बेटा, आपके पास y ऑन x में x का जो कोएफिशिएंट होगा ये आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इसी तरह x ऑन y में y का जो कोएफिशिएंट होगा ये आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पहले वाला जो आपके पास मौजूद है ये b y ऑन x है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1 हालांकि इसका नेगेटिव यहां पे लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ने पॉजिटिव ही रहना है, राइट? और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ रही है, -0.12 और जैसे ही हमने इनको फाइंड किया 1.42 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए एंड द आंसर इज 0.1704। और अगर इसको परसेंटेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? कुछ और बातें इसी से रेलेवेंट बता दूं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जरूरी नहीं कि आपसे कहे कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताओ, जरूरी नहीं, हालांकि पूछेगा यही चीज लेकिन अल्फाज अपने चेंज कर देगा। एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस बताओ, मुझे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को ही एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को ही एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है। ये आपने इसका दूसरा नेम याद रखना है। ओके, आपसे पूछ सकता है यही डाटा दे, आगे सिर्फ फाइंड variation in dependent variable due to independent variable is, क्या variation in dependent variable due to independent variable is, उसने कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ही पूछा है आपसे। ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की डेफिनेशन है कि बेसिकली मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बता क्या रहा होता है। तो हम कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमें
डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन आती है, जो तगय्युर, जो चेंज आता है, और उसके रीजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने परसेंट है, वो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताए। टोटल जो चेंज होता है, जो वेरिएशन होती है, हम उसे सपोज करते हैं कि 100%। 100% का 17.04% वेरिएशन is due to independent variable and the remaining 83% variation is due to other factors। और वो कुछ भी हो सकते हैं। मतलब देखिए भाई, आपका पेपर पास होने की रीजन, आपने कहा यार 60% टीचर की कंट्रीब्यूशन है, या आपने कहा 20% टीचर की कंट्रीब्यूशन है, 70% मेरी अपनी मेहनत है, और 10% मेरे आसपास वाले लोगों की मेहनत है, और मैं पास हो गया। ओके, मतलब आपसे पूछा जा सकता है तो आपके सब्जेक्ट के पास होने में आपके टीचर्स का कितना रोल है, तो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है कि आपके टीचर ने आपकी कितनी हेल्प। तो बेटा यहां पर इस बात को ना मैं आपके लिए और ज्यादा आसान कर दूं। आपको पता है कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी थी। अच्छा बेटा, मैं इसको अगर यूं भी लिख दूं तो भाई आपकी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें x का कोएफिशिएंट क्या है और m को हम लोग क्या कहते हैं, और स्लोप की डेफिनेशन क्या थी, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा अगर आप लोग इस इक्वेशन में गौर से देखो, ऐसा नहीं है c प्लस mx, x का कोएफिशिएंट स्लोप, और स्लोप को ही बेटा बेसिकली हम लोगों ने जाके आगे एक्सप्लेन कर दिया। गॉट इट? तो इसको कहा जाता है वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन या ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट। गॉट इट? नहीं बोलने वाला अब ये तुम्हें क्लियर। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहे, वेरिएशन इन डिपेंड, अच्छा ये एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है, वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, भाई स्लोप को याद कर लेना। तो भाई चेंज हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है और उसकी रीजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ ये अलग बात है कि यहां पर अगर y ऑन x है तो y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट, और रिग्रेशन लाइन x ऑन y है तो x डिपेंडेंट बन जाता है और y लेकिन ये सिर्फ इधर ही होता है रिग्रेशन कोरिलेशन में। ये बेटा ऐसी एग्जांपल है कि जैसे आप जब स्टूडेंट होते हैं, आप जब बच्चे होते हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, आप डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आप जॉब करने लगते हैं, आपके वालिद साहब रिटायर हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उस टाइम पे वो आप पे डिपेंड कर रहे हो और आप इंडिपेंडेंट हो चुके होते हो। लेकिन क्या रिलेशनशिप चेंज होता है? अब आप कहोगे नहीं नहीं अब मैं आपका बाप और आप मेरे बेटे, आप बाप होंगे लेकिन किसी और के। ओके, ये देखो यहां से हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पहले आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाला हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर? इस पर, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल पहले आ जाए तो ये x ऑन y, y पहले आ जाए तो y ऑन x। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कंप्यूट द rank correlation between the following data relating to the marks given by two judges in a contest। बेटा रैंक कोरिलेशन कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। रैंक फर्क क्या है बेटा? आपको एक टेस्ट रिटर्न हुआ, आप लोगों के एक्चुअल मार्क्स आ गए, आपसे कहा गया जिनाब आपके 50 में से 47 मार्क्स हैं, 48 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं, वगैरह 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 वगैरह। इन मार्क्स के दरमियान रिलेशनशिप जब फाइंड करोगे ना तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान जब रिलेशनशिप फाइंड करोगे तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, आपको पता है बाद में पोजीशंस अलॉट हो जाती हैं,
हायर मार्क्स फर्स्ट पोजीशन, उससे लोअर मार्क्स सेकंड पोजीशन, उससे लोअर मार्क्स थर्ड पोजीशन, तो ये रैंक्स नहीं है। और जब उनके रैंक्स उनकी पोजीशंस के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करोगे तो रैंक कोरिलेशन बन जाता है। सिर्फ इतना फर्क है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी रिलेशनशिप है, रैंक कोरिलेशन भी रिलेशनशिप है, लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान रिलेशनशिप है, जबकि रैंक कोरिलेशन उन वैल्यूज की जो पोजीशंस होती है ना उनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन में या तो आपको रैंक बता दिया जाएगा, जैसा कि इधर रैंक्स बता दिए गए, देखिए रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी, रैंक ही बता दिए गए, या एक्चुअल वैल्यूज बताई जाएंगे और रैंक कहा जाएगा, तो वहां पर रैंक आपने खुद करना होगा। पहले आप एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान नहीं फाइंड कर सकते, आप उन एक्चुअल वैल्यू से पहले रैंक फाइंड करेंगे। आप देखेंगे सबसे ग्रेटर वैल्यू उसके सामने 1 की पोजीशन, उससे स्मॉलर वैल्यू 2, उससे स्मॉलर वैल्यू 3, लेकिन आपने उसको अरेंज नहीं करना। जो वैल्यू जहां पर मौजूद है उसको वहीं पे जाके मुबारकबाद दो कि भाई आपकी पहली पोजीशन है, उसे ये ना कहो आ जाओ फिर इधर पहली नंबर पर आ जाओ, नहीं, उसको रखना उधर गया, वैल्यूज को अरेंज ना कर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट होता है कि भाई आपने ये देखना है क्या इन रैंक्स के दरमियान कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि 2 स्टूडेंट है जिनका 48 क्या मैं इनको रैंक 1 2 करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरे वाला कहेगा ये क्या बात नहीं, मेरे भी तो 48 है। और अगर यही अब मेरी क्लास को पता है ना कि यार दोनों के इक्वल है, यही बाहर जाके जब बताएंगे कि भाई मेरी सेकंड पोजीशन है, अगला क्या सोचेगा कि फर्स्ट वाले के मार्क्स ज्यादा होंगे जबकि इन दोनों के बराबर थे। क्या नाइंसाफी नहीं है इनके साथ? तो आपने ये देखना है कहीं एक्चुअल और जो रैंक्स हैं वो इक्वल तो हमारे पास नहीं आ रहे वैल्यू, वहां पे एवरेज रैंक देने पर, वहां पे 1 2 नहीं देंगे, वहां पे 1 1 भी नहीं देंगे, एवरेज रैंक 1.5 1.5। अब ये बात हर किसी को समझ आएगी कि यार बेसिकली 1.5 तो रैंक ही नहीं होता, तो पता चल जाएगा इन दोनों के इक्वल मार्क्स थे और इन दोनों को एवरेज रैंक दिया गया। अब ऐसा क्यों करते हैं? सपोज कि उसके मार्क्स है 47, इन दोनों के मार्क्स है 48, मैं अगर ये कहूं कि 1 1 एंड 2, तो लोग ये समझेंगे जैसे उससे ऊपर सिर्फ एक स्टूडेंट है, लेकिन क्या एक स्टूडेंट है? 2 है ना, उसकी तो थर्ड पोजीशन है, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको तो थर्ड नंबर पे रखो ना। तो फर्स्ट 2 इन दोनों के दरमियान डिवाइड करो, गॉट इट? एवरेज रैंक्स दिए जाते। हमने यहां पर जैसे ही देखा ना तो यार मुझे ना कोई भी सेम नहीं नजर आया, सारी वैल्यूज डिफरेंट थी। फिर इसको सॉल्व करना मेरे लिए और इजी हो जाता है, कैलकुलेटर उठाएंगे, स्टैटिस्टिक्स 2 वेरिएबल, x के कॉलम में जज ए और y के कॉलम में जज बी, और ऐसे ही 10 जी 5 6 1 2 3 4 7 9 8। फिर y के कॉलम में और इसी के बिल्कुल सामने 5 6 9 2 8 7 3 4 10 1। वैसे रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या होता है? ये देखो, इसे कहा जाता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस, इसके बाद फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इनटू n स्क्वायर माइनस 1। ये रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है, बस इतना था। लेकिन हमने क्या करना है, कैलकुलेटर डाटा पुट किया, एसी की शिफ्ट 1, ये 5 नंबर पे रिग्रेशन, और ये 3rd नंबर पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब आपने एक्चुअल वैल्यू बताई हो तो और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बन जाता है,
जब आपने रैंक्स बताए हों तो आर रैंक को रिलेशन बन जाता है और आपके पास वैल्यू आ रही है 0.103 आप लोगों के पास, यही है ना, नन ऑफ दीज। ओके, तो फिर रैंक्स बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा ना, ग्रेटर वैल्यू को फर्स्ट, उससे स्मॉलर वैल्यू को 2, उससे स्मॉलर वैल्यू को 3, इस तरह से आप लोगों ने वो रैंक्स खुद से बना देने हैं। अच्छा, ये बातें सब बच्चों को सही समझ आ गई हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ रहा था 0.103, ये अपने पास आप नोट कर लें, और इसका अगर ये ऑप्शन ठीक हो तो आपने ठीक कर देना। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आपसे कहता है सर्वे ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग IQ ऑफ द चाइल्ड एंड द एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड वाई इन ईयर्स। अब देखिए x एंड y की वैल्यूज आपको गिवन है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है x का y का, और साथ में आपसे कह रहे हैं कि भाई इनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमारे पास गिवन है ना RXY। अच्छा बेटा आपके पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया BY ऑन X इज नॉट इक्वल टू BX ऑन Y, इक्वल नहीं होते, बट हैविंग सेम साइन, लेकिन दोनों के साइन सेम है। लेकिन जो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है बेटा, ये चाहे x ऑन y हो या ये y ऑन x हो, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो रिलेशनशिप, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस की, तो वक्त के साथ साथ डिपेंडेंसी में फर्क आ सकता है, लेकिन कभी भी रिलेशनशिप में फर्क नहीं आता। तो रिलेशनशिप सेम रहता है, चाहे x y पे डिपेंड करे, चाहे y x पे डिपेंड करे, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो हमेशा सेम रहता है। ये बात क्लियर हो गई? तो मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि ये r कौन से वाला है, लेकिन मुझे यहां से पता चल गया कि अगर r नेगेटिव है ना, तो इनके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं वो भी नेगेटिव है। क्लियर हो गई ये बात? कहते हैं एस्टिमेट द IQ ऑफ द चाइल्ड हुज मदर वाज एज्ड 47 वेयर एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू चाइल्ड। बेटा बेसिकली ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसमें आपको बताना होता है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसने आपको बताना होता है एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ। तो बेटा यहां पर देखें, उसने आपसे कहा कि अगर एज 47 हो तो एस्टिमेट करो किसको, तो बेटा जिसको एस्टिमेट किया जाता है वो डिपेंडेंट होता है, ये बात याद रखिएगा, जिसको एस्टिमेट किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी वजह से किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब तक आपको इन बातों का नहीं पता होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने रिग्रेशन लाइन कौन सी बनानी है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा अब देखें, उसने कहा है कि अगर एज 47 हो तो बताओ IQ लेवल क्या होगा। अगर एज 47 हो तो बताओ IQ लेवल क्या होगा। तो बेसिकली अब देखें, मैंने IQ ऑफ द चिल्ड्रन को उसने किससे डिनोट किया हुआ है, तो मैंने x ऑन y रिग्रेशन लाइन बनानी, और वो कैसे बनेगी, x इज इक्वल टू a प्लस b ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस b ऑफ y। बेटा जब इस तरह लिखा जाता है तो अब ये अंडरस्टूड है कि ये जो b है ये x ऑन y है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? क्लियर है ये बात? बेटा इस क्वेश्चन में ना फॉर्मूलाज की भरमार है। अब देखें एस्टिमेट तो मैं उस टाइम पे करूंगा ना जब मेरे पास ये रिग्रेशन लाइन होगी। इस रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए, मुझे b की वैल्यू भी चाहिए। अब क्या करना है, सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड की जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास b की वैल्यू नहीं होगी ना आप a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। b की वैल्यू के लिए मैंने जरा डाटा की तरफ देखा, जब मेरे पास डाटा कौन कौन सा गिवन है, कहते हैं दोनों के मीन बता दिए,
एक्स एंड वाई के, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिए तुम्हें, साथ में दोनों के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट तुम्हें बता दिया। अब मुझे कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट चाहिए? बी। कौन सा चाहिए? ये फार्मूले के लिए बहुत जरूरी है कि आपको कौन से वाला बी चाहिए, क्योंकि वाई ऑन एक्स के लिए फार्मूला चेंज है। तो बेटा अगर आपने फार्मूलाज अच्छे से पढ़े हो, मुझे गिवन हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसका फार्मूला बनता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस फार्मूले से मेरे पास आएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब देखें क्या आर की वैल्यू गिवन है माइनस, अच्छा ये यहां पे ना पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसने सिर्फ मुझे ये बता देना है जो बी का आंसर आएगा वो भी नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर? क्लियर? अच्छा 0.24 multiplied by standard deviation of x divided by standard deviation of y 0.12, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इस बात में किसी को कोई इशू? मीन का अभी कुछ हो जाता है, अभी मीन का बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का ये फार्मूला है। और क्या ये आ चुका है? अब चलते हैं ए की वैल्यू फाइंड करने की तरफ। तो ए का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी वाई, लेकिन एक्स और वाई कौन सा? इनका मीन की वैल्यू। ओके, अब देखें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स बार माइनस ये फार्मूले वाला और माइनस इसके अपने साथ वाई बार, यहां से आपको मिल गई ए की वैल्यू, और आपके पास ए की वैल्यू आ रही है 98 कितना 101.36। अगर मुझसे कहा जाता कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करके दें, तो देखिए रिग्रेशन लाइन फाइंड हो चुकी है। एस्टिमेटेड वैल्यू को एक्स कैप से हम लोग डिनोट कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू को एक्स से, एस्टिमेटेड वैल्यू को एक्स कैप से। एक्स कैप इज इक्वल टू 101.36 माइनस 0. और y की जो वैल्यू उसने आपको बताई वो जाके पुट कर दो। देखिए अगर रिग्रेशन लाइन पूछता तो मैं y लिख देता, लेकिन अब उसने मुझे y की वैल्यू बता दी, वो जाके पुट कर दें इसमें 101.36 माइनस 0.12 इंटू 47 इज इक्वल टू 95.72। इतना था क्वेश्चन था। अब देखें बेटा कैलकुलेटर काम नहीं आ, तो अगर कोई आपसे ये कहे ना कि सारा रिग्रेशन कोरिलेशन तो कैलकुलेटर पे हो जाता है, तो आपको झूठी तसल्लियां दे रहा है और वो अपनी जान छुड़ा रहा है। अगर वो टीचर है तो फिर वो अपनी जान छुड़ा रहा है और आपकी जान को अजाब में डाल रहा है। तो रिग्रेशन कोरिलेशन भाई आई कैप किसी का रिश्तेदार नहीं है, ना मेरा और ना आप, ना अपने मेंबर्स का, किसी का सगा नहीं है, सबका पराया ही है और ये किसी की नहीं। ओके, आपने हर तरह से तैयार होके जाना है। अगर मैं भी यहाँ पर अपनी जान छुड़ाने के लिए आपसे कह दूं कि भाई कैलकुलेटर पे हो जाता है, ये देखो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूं, और आप भी कहें वाह यार वाह क्या बात है, तालियां बज रही हो, तो वो तालियां सिर्फ वक्त ही होती हैं। तो आपने अगर मेरे लिए तालियां बजानी है तो एग्जाम सेंटर के बाद बजाना, जब पेपर हो चुका हो कि यार वाकई उसने कहा था वैसे ही पेपर आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, अगर इस तरह का पूछे इस पे तो आपने बस सुकून से अपना कैलकुलेटर उठाना है, लेकिन जहां पर आपने उससे एक बात पूछ लेनी है, रिग्रेशन लाइन कौन सी चाहिए? y ऑन x। अगर y ऑन x है ना तो भाई कोई सोचने की जरूरत नहीं है,
एक्स के कॉलम में एक्स, वाई के कॉलम में वाई का डाटा। लेकिन इन केस अगर आपसे एक्स ऑन वाई पूछ ले तो एक्स के कॉलम में वाई का डाटा, वाई के कॉलम में एक्स का डाटा, उलट कर देना, फार्मूला ना यूज करना, फिर भी सिर्फ डाटा का उलट कर देना बस। ओके अच्छा, अब उसने वाई ऑन एक्स पूछा तो भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, क्या 3 2 हाँ जी 1 3 5 10 हाँ जी आगे 12 आगे 15 24 then y 55 52 48 36 30 36 के बाद 32 हाँ जी 30 and 25। वैल्यूज की अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बज़ाहिर वैल्यू आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है सारा। अच्छा यहां पे पहुंचे, शिफ्ट 1 5 ए पर वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है लाइन में वो आ जाएगी आपके पास, 1 नंबर 53.79 है, 53.8 मिल गया। अच्छा बी शिफ्ट 1 5 बी के लिए 2 की -1.40, ये आपके पास आंसर आ गया। यही अगर आपसे कहता कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो शिफ्ट 1 5 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस में था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस में, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछता, इसका स्क्वायर ले लो, ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ओके एक्सप्लेन वेरिएशन पूछता तो यही है 89.94%। गॉट इट, बता देंगे। अच्छा यार ये बड़ा मजे का क्वेश्चन आ गया, कहते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स sum of square of differences in ranks in form maths and stats marked as found to be 50, what is the value of rank correlation coefficient। अब अगर मैं आपसे सिर्फ यही बात कर देता और इधर फार्मूला ना बताता और आपसे कहता बेटा रैंक कोरिलेशन, कैलकुलेटर पे सॉल्व और क्वेश्चन आ जाए ये, तो बेटा फिर टीचर को दुआएं देता कि भाई अल्लाह के बंदे तो फार्मूला कम से कम बता तो देता मुझे। अब हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये देखो 1 -6 समीशन डी स्क्वायर उसने खुद बता दिया है कि भाई 50, कहता है टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 into 8 का स्क्वायर -1। अब टीचर को दुआएं देते रहो कि यार अच्छा किया था तूने मुझे फार्मूला बता दिया था, क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड द आंसर इज 40, ये रहा। क्लियर, नेक्स्ट देखें क्या कह रहे हैं, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। अच्छा ये क्वेश्चन भी समझा देता हूं आप लोगों को, क्या याद करोगे। देखो भाई जैसे ही मैंने वैल्यूज पे नजर दौड़ाई, ओके तो मुझे रिपीटेड वैल्यू, भाई आपको एफर्ट करनी है। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटर नहीं सॉल्व करके देगा, अगर ये नॉन रिपीटेड वैल्यूज हों तो कैलकुलेटर ने सॉल्व करना होता है, और अगर रिपीटेड वैल्यूज आ जाएं, एवरेज रैंक्स यूज हो जाने हैं और आपको खुद सब कुछ करना है, कैलकुलेटर नहीं हेल्प करेगा। अब क्या करना है, देखिए भाई आपने ना मैथमेटिक्स की क्लास में अलग से जाके रैंक्स करने हैं। सपोज आप स्टैट्स की क्लास में जाते हो, उन्हें क्या कहेंगे, यार मैं 20 रैंक्स दे आया हूं, अब मेरे पास खत्म हो गए, तुम्हें 21 से दूंगा। ये 1 से कर दें, उनको 1 से ही करना। ये ना हो कि आप लोग कहें कि यार मैथमेटिक्स वालों को हमने 8 रैंक्स दे दिए, अब स्टैट्स वालों को 9 से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं करना, दोनों को अलग अलग आपने रैंक्स दें। रैंक्स बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर याद रखना है, या रूल के मुताबिक यार जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको पहला नंबर दो। क्लियर, तो आपने मैथमेटिक्स में देखना है भाई सबसे हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आया, 80। भाई 85 को कहो क्या तुम रिपीट हो रहे हो, तो ये लो भाई अपना पहला रैंक, इसको यहीं पे जाके फर्स्ट रैंक। क्लियर क्लियर,
फिर 80 से कम वाला, 85 से कम वाला 80 अगर होता सिंगल, जहां पर भी होता मैंने इसे 2 कर देना था, लेकिन 82 स्टूडेंट्स ने आपस में शेयर किया। तो अब इनको जाकर एवरेज रैंक्स देने हैं। क्या एवरेज? अगर डिफरेंट होते हैं तो सेकंड और थर्ड, ऐसा ही है ना। अब सेम आ गए ना सेकंड ना थर्ड, सेकंड और थर्ड की एवरेज। तो सेकंड और थर्ड की एवरेज 2.5 वो जाके करनी है, 1.5 नहीं। 1.5 तो 1 और 2 की एवरेज है, तो 1 तो आप दे चुके हो। इनको जो रैंक्स करने हैं उनकी एवरेज, क्लियर? तो इनको रैंक्स करना था सेकंड और इसकी एवरेज, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या वैल्यू? तो इसके लिए भी 2.5 और इसके लिए भी। अब बेसिकली 3 रैंक्स दे चुके हो, क्लियर? अब आपने 80 से कम वाला कौन है? तो 78 को 3 नहीं देना, उसको 4th रैंक देना है। 78 से कम 72, 69, 6, हाँ जी, 7, 8। ऑल क्लियर? एनी इशू? अब आप लोगों ने चाहे नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। एग्जाम में बैठ भी जाओ तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन जाके तुम लोग सॉल्व कर लोगे। अच्छा नेक्स्ट देखें, स्टैटिस्टिक्स की क्लास में गए, हाँ जी, इनका हाल पूछा। 90 वाले को 1, फिर 87 वाले को 2, 85 वाले को 3, फिर 75 3 आ गए। तो इनको कौन कौन सा रैंक है? 4, 5, 6 और उसकी एवरेज बन रही है 5। तो मैं इसको 5, 5 एंड 5, लेकिन 75 से नीचे 73 वाले को 6 नहीं दे देना, 7। और इसको क्या? तो ये बात समझ आ गई क्या? क्या तो 9 से क्यों? क्या चीज नहीं समझ आई? क्योंकि ये 4, 5 और 6 की एवरेज है। डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, अब ये 3 है। अच्छा जी, अब देखें, अब रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला होता है हमारे पास? क्या फार्मूला होता है? 1 - 6 t स्क्वायर ओवर इनटू, लेकिन ये उस टाइम पर होता है जब रेपिटेशन ना हो। और अगर रेपिटेशन हो जाए तो इसमें ना थोड़ा सा चेंज आता है। समीशन डी स्क्वायर के साथ इसमें ऐड हो जाता है समीशन ऑफ टाइम, ये इसके साथ ऐड हो जाता है बस, जो वैल्यूज रिपीट हो रही है। अच्छा ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो बाद में करेंगे, लेकिन डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी और उसका स्क्वायर साथ ही। अब मुझे ये नहीं देखने की जरूरत कि मैं मैथ्स में से स्टैट्स को माइनस करूं या स्टैट्स में से मैथ्स को, क्यों? स्क्वायर की वजह से सबने पॉजिटिव हो जाना है। 1, 4, 3 का डिफरेंस 9, 2, 2.5, 0.5, 0.5 का स्क्वायर 2.5, 0.25, यहां पर भी 0.25, 16, 4, 9, 4, 4 और इनको ऐड कर। And summation d square is 46.5। अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अच्छा इसी में ना बेटा थोड़ी सी की जाती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों की जाती है? मैं किसी को जाके ये कहूंगा ना कि यार मेरी 2.5 पोजीशन है क्लास में, हंसेगा मुझ पर, जब पागल हूँ गए 2.5 कहाँ से आती है पोजीशन, या तो 2 होगी या 3rd होगी, ऐसे ही है ना। तो बस एवरेज रैंक जब हम लोगों ने दिए
तो हम लोगों ने एक्सपोज्ड रैंक दे दिया है, इस वजह से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब एडजस्टमेंट जब करने के लिए हम लोग जाते हैं तो बेटा आपने यहाँ पे ना एक बात को एक रट्टा लगा लो कि अगर 2 वैल्यूज कॉमन है ना तो उसके लिए एडजस्टिंग फैक्टर होता है 0.5। तो मैंने इन दोनों के लिए एडजस्टिंग फैक्टर लिखा है 0.5। अगर सपोज इसमें कोई और 2 वैल्यूज भी कॉमन होती उनके लिए अलग से मैं 0.5 लिखता। बात क्लियर हुई? फिर x के लिए अलग से लिखी जाती हैं, y के लिए अलग से लिखी जाती है, मतलब मैथ्स के लिए अलग से और स्टैट्स के लिए अलग से। अब मैथ्स वाले के पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज कॉमन थी, इनके लिए एडजस्टिंग फैक्टर। फिर ये जो स्टैट्स वालों के पास 3 वैल्यूज कॉमन थी, इनके लिए मेरा जो एडजस्टिंग फैक्टर आएगा वो होता है 2। 2 वैल्यूज के लिए 0.5 और 3 वैल्यूज के लिए 2। ओके, और मेरे पास देखो समीशन डी स्क्वायर बन गया है अब 49। ऐसे ही है ना, 46.5 प्लस 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 49, राइट। फार्मूले में जाके 49 लिख देना, 1 माइनस 6 इंटू 49 बाय। अब जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी हो, ये नहीं है कि मैथ्स और स्टैट्स दोनों के इकट्ठा करो, ये ऑब्जर्वेशन पेयर्ड की फॉर्म में होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 नहीं कर देना, ये 8 ऑब्जर्वेशन हैं। तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू चेक करो। 4 1 6 को 4 2 कर दिया हमने राउंड ऑफ। इतना सा रैंक और रिलेशन है। यही ये जो एडजस्टिंग फैक्टर है टाइज, टी स्टैंड फॉर टाइज। ओके, कि जो वैल्यूज टाइज हो गई हैं उनका एडजस्टिंग फैक्टर यहां पे आ जाएगा। और क्लियर? वैसे होती ही नहीं है 4 वैल्यूज, 2 और मैक्सिमम 3 होती रहती है, 4 वैल्यूज नहीं होती। इन केस हो तो अब आपको लाजिम बात है बस सुकून की नींद नहीं आनी, तो उसके लिए फार्मूला होता है टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाय 12। टी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टाइज। ओके, अब देखो 2 टाइज हैं तो टी की वैल्यू है 2। 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 करना, देखो क्या आंसर आता है। नहीं आया? अच्छा, और अगर 3 हो तो इस 2 की जगह पे 3 लिख दो। अब जरा देखो क्या आंसर आता है। राइट, और अगर 4 हो तो फिर यहाँ पे 4 लिख दो और एडजस्टिंग फैक्टर आ जाएगा 5। हाँ जी, ओके। अच्छा नेक्स्ट, बस क्वेश्चन नंबर 7 देखें। रिग्रेशन लाइंस उठा के दे दी, कहता है वाई बार बताओ। रिग्रेशन लाइंस उठा के दी, कहता है वाई बार बताओ, मतलब वाई के डाटा का मीन बताओ। भाई ये एक्स बार भी पूछ सकता था, ओके, ये एक्स बार एंड वाई बार दोनों भी पूछ सकता था। हमेशा याद रखिएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस इज देयर मीन वैल्यू। जब हम लोग 2 स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता रहता है, एक्स एंड वाई। तो जब रिग्रेशन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे तो उसका आंसर एक्स बार वाई बार होता है। तो 2 रिग्रेशन लाइंस हमेशा अपने मीन की वैल्यू के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो उनके मीन की वैल्यूज होता है। अब यहां पे देखें
भाई आपने इन इक्वेशन को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर फॉर्मेट, और वो हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0.56x माइनस y इज इक्वल टू -4.4। क्या आपको ये बात समझ आ गई? जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज किया कैलकुलेटर के फॉर्मेट के मुताबिक, फिर सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें x माइनस 0.63y इज इक्वल टू 19.96। क्या ये बात क्लियर? और आप जाके कैलकुलेटर से पूछ लो। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशंस में हम लोग 1 नंबर पे गए, यहाँ पर 0.56 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -4.4 इज इक्वल टू 1 -0.63 एंड 19.96 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 35 पॉइंट समथिंग, मतलब 35, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 24। एक्स बार पूछता तो 35, वाई बार पूछा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछता 35 एंड, ये बात क्लियर? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व हो सकता अगर इस बात का पता ना हो। हालांकि सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन सिर्फ प्रॉपर्टी। ऑल क्लियर बेटा? इसी तरह से आप लोगों ने ये रिग्रेशन लाइन ये खुद फाइंड कर लेनी है, कैलकुलेटर को डाटा बता के आप इजीली फाइंड करके दे सकते हैं। दूसरे में जहां पर भी रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने फाइंड करके देनी है, लेकिन जहां पर ये वाला डाटा हमें गिवन है तो हम लोगों ने इसके मुताबिक ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मेरे नोट्स में से आप लोगों ने फार्मूलाज देखकर इनको पुट कर लेना है अपने पास। यहाँ पर देखें तो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आपने परेशान हो जाना है कि यार ये क्या चीज है जो उसने आज मुझसे पूछ ली है। तो ये आपसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, आर की वैल्यू पूछा है। तो आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, इधर से ये वाली वैल्यू आ गई, यहां से ये वाली वैल्यू आ गई, ये दोनों नेगेटिव हैं तो भाई ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेंगे। नेगेटिव के साइन को इग्नोर करके ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है आप लोगों ने, और उसका आंसर जो आ जाए वो आपके पास इसमें से आपने टिक कर देना है। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इस क्वेश्चन में भी ऐसे एज सच कोई इश्यू वाली बात नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहता है 49% है, तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा बेटा, ये दोनों होगा। आर की वैल्यू -0.7 है तब भी 49%, और प्लस है तब भी 49, और आर की वैल्यू की रेंज -1 से +1 होती है, तो दोनों पॉसिबल हैं। तो सिर्फ 0.7 नहीं करते हैं। क्लियर? फिर कहता है एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया आर की वैल्यू 0.7 बिटवीन 10 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स, लेटर फाउंड दैट ही हैज टेकन 8 एज इनकरेक्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इंस्टेड ऑफ 10, फाइंड करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। हाँ जी क्या समीशन डी स्क्वायर, आपने समीशन डी स्क्वायर को जाके ठीक करना है। तो देखो आर की वैल्यू उसने बता दी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दी, रैंक कोरिलेशन के फार्मूले से समीशन डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले क्या लिखेंगे 0.7 इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर। कैलकुलेटर में आप लोगों ने ये सारा एक्स लिख देना है, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1, जहां से समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब अंडर रूट ऑन किया करें 6x डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 का स्क्वायर -1, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 49.5। अब आपसे क्या कहा गया, he has taken 8 as incorrect square of difference। भाई स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ही 8 है तो वो माइनस कर दो, और जो ठीक है वो ऐड कर दो।
तो समीशन डी स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 51.5। अब ये 51.5 जाके यहाँ पे पुट कर देना, इस x की जगह पर अब क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0.687, 687 है तो 6। इसी तरह बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बोथ लाइंस। अब बच्चा यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाता है, यार ये क्या बात हुई, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चा समझता है मैं रिग्रेशन लाइन फाइंड करूंगा y ऑन x, फिर फाइंड करूंगा x ऑन y, फिर उनको अरेंज करूंगा, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा और मेरे पास सोल्यूशन आएगा। हालांकि कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल था कि भाई x बार का मीन, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 12.39। y बार का मीन डिवाइडेड बाय 100, 0 पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्वेश्चन सॉल्व। और खाम खा कंफ्यूज कर रहा है, ये सारी बातें बता रहा है, ये इसीलिए बता रहा है कि भाई तुम जाओ रिग्रेशन लाइन फाइंड करो पर वेस्टेज ऑफ टाइम है। हालांकि सिर्फ आप लोगों ने x बार और y बार की वैल्यू फाइंड कर, ओके क्लियर। तो हमने पढ़ा था कि मीन की वैल्यूज ही रिग्रेशन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। क्लियर हो गई ये बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने जरा 2-4 मिनट लगाने हैं। भाई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ, अगर आपसे पूछ लेना भाई रिग्रेशन लाइन कौन सी है, तो मसला ही कोई नहीं है यार, रिग्रेशन लाइन का बताना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे पूछता है कोई से 2 टाउन इसमें से उठाता है और आपसे कहता है कि बताएं इसमें से कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है, पुलिस और एफिशिएंट, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ज्यादा एफिशिएंट कौन है, मतलब उसे भी पता है कि इनएफिशिएंट है, लेकिन इनएफिशिएंट में कोई तो ज्यादा एफिशिएंट होगा ना। तो हम लोग मतलब दोनों ही स्टूडेंट फेल हैं, एक 49 पे फेल है, दूसरा 35 पे फेल है, आप किसको अच्छा कहेंगे। तो बस यही बताना है, उसने यही कहा है। क्लियर। अच्छा अब देखिए बेटा, पुलिस स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ क्राइम्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। अगर पाकिस्तान में नहीं, अगर पाकिस्तान में है तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके। अच्छा अब चलो आपने सपोज करना है कि आप पाकिस्तान में नहीं है, तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जहां पर पुलिस स्ट्रेंथ ज्यादा होना वहां पे नंबर ऑफ क्राइम्स कम होते हैं, जहां पे पुलिस स्ट्रेंथ ना हो, थाना वगैरह ना बना हुआ हो, तो वहां पे नंबर ऑफ क्राइम्स ज्यादा होते हैं। अब आपने बताना है कि भाई कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लेना भाई कौन से टाउन का बताना है, जे एंड पी, पी जे जे पी, बस ठीक है। मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। क्लियर, जीडीपी का नहीं करना, इट्स नॉट इकोनॉमिक्स। अच्छा इसके बाद आपने इस डाटा की रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो रिग्रेशन लाइन कैसे फाइंड होती रहती है, क्या नंबर ऑफ क्राइम्स डिपेंड कर रही है पुलिस पे या पुलिस डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ क्राइम्स पे। नंबर ऑफ क्राइम्स डिपेंड करते रहते हैं पुलिस के ऊपर, ओके। तो पुलिस इंडिपेंडेंट होती है। अब देखें, आपने कैलकुलेटर पे जाना है, डाटा पुट कर देना है जी। एक्स की वैल्यूज 150, 170, 250, 270, 170, 120। वैल्यूज पुट करते हुए भाई बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, 110 एंड 220। अब यहां पे आए 170, 110, 50, 40, 90, 210 and 188, 60। एसी, ओके। उसके बाद रिग्रेशन लाइन आपने बनानी है।
शिफ्ट 1 5 ए की वैल्यू, रिग्रेशन लाइन फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं देखूं ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू प्लस शिफ्ट 1 5 बी की वैल्यू, ये रिग्रेशन लाइन ही बना रहा हूं और मैं जिन दो टाउन्स का कंपैरिजन करने के लिए जा रहा हूं उन टू टाउन्स की एस्टिमेटेड वैल्यूज को फाइंड करूंगा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स मैं फाइंड करूं। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? क्या हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी ऑफ x, y अगर हम लोगों ने बना लिया y ऑन x रिग्रेशन लाइन, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। तो आपने यहां पर आकर j की x की वैल्यू कितनी है, पुलिस स्ट्रेंथ लिख दो और पूछो कि अगर पुलिस स्ट्रेंथ 170 हो तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स कितने हैं, तो कितने हैं, ये लो 128। तो ये नंबर ऑफ क्राइम्स बेटा पॉइंट समथिंग में नहीं होते कि हम लोगों ने लाख रुपए रिश्वत लेनी थी और उससे सिर्फ 5000 रुपए लिए। क्राइम क्राइम होता है, या होता है या नहीं होता। ओके, तो पॉइंट में आप लोगों ने नहीं लिखना। नेक्स्ट पी के लिए देखें पुलिस स्ट्रेंथ, इसके लिए भी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करो। 170 को रिप्लेस कर दो 192। अब यहां पर ना जरा इसके मीनिंग समझो। आप बाकी अगर कोई टाउन गिवन है तो आप बाकियों के लिए भी इसी तरह से एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर लें। अब मेरी बात सुने, हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि जे पुलिस टाउन में अगर 170 की स्ट्रेंथ हो कि तो उसके एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स 128 होंगे। गॉट इट? लेकिन उसमें क्राइम 90 हुए। आपको क्या लगता है उसने अपनी एफिशिएंसी शो की या इनएफिशिएंट? एफिशिएंसी है कि हम लोग फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर ऑफ क्राइम्स 128 होंगे, लेकिन बेसिकली हुए कितने, 90 हुए हैं। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? एफिशिएंट। अगर यहीं पे होता कि 190, तो भाई हमने सपोज किया था कि आप 128 तक क्राइम चले होने देंगे, लेकिन 190 हो गए तो इनएफिशिएंट आपके। ये बात समझ आ गई? हम पी के पास गए, हमने कहा तुमसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 192 तक क्राइम्स हो जाएंगे, उसने कहा हमने 188 की हुआ है। ये भी एफिशिएंट। क्लियर? तो हमने ये बताना है इन दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तुक्का नहीं लगाना, यहां पे तुक्का नहीं लगाना। आप लोगों ने यहां पर आकर रेशो फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। और रेशो फाइंड करने का फार्मूला याद रखिएगा। मुझे बताएं हमारा कंट्रोल एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स पर है या एस्टिमेटेड पर है? मेरा कंट्रोल एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स पर है या एस्टिमेटेड पर है? देखो भाई, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं इस चीज को नहीं बदल सकता, एस्टिमेशन। लेकिन मैं खुद क्या हूं, मैं इस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूं। ओके, एक्चुअल पे आपका कंट्रोल होता है। जो चीज चेंज ना हो वो डिनोमिनेटर बनता है, तो एस्टिमेटेड ने डिनोमिनेटर बन। ये याद रखने का तरीका है कि आपने एक्चुअल नंबर ऑफ क्राइम्स को डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्राइम्स के साथ, और यहां पे वैल्यू फाइंड करें 90 डिवाइडेड बाय 128 फॉर टाउन जे। तो देखिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 128 0.7। और P के लिए देखें 188 बाय 192। जी बेटा 188 192 0.9798 कर लें। हाँ मुझे बताओ
जिसकी रेशो कम हो वो एफिशिएंट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने सीवी नहीं पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसकी सीवी कम हो उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, उसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है। जिसकी सीवी की वैल्यू, जिसकी रेशो की वैल्यू कम हो वो ज्यादा एफिशिएंट है। कैसे? मैंने एक्सपेक्ट, रेशो में ये बताती है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक क्राइम होगा लेकिन हुआ 0.7। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक क्राइम होगा लेकिन हुआ 0.9। तो कौन ज्यादा अच्छा है? 0.7। तो जे टाउन पुलिस is more efficient than Charlie. And that's all for today. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।